चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर लखनऊ से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, तो आशंका है बारिश की। मौसम विभाग का यह अलर्ट है। लखनऊ समेत 20 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उसमें बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी शामिल है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली भी गिर सकती है, यानी कि जो उमस भरी गर्मी सता रही थी लोगों को, उससे राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, लिहाजा अपने आप को तैयार रखें। तो जिन जिलों में बारिश हो सकती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर और इसके साथ साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उधर हरदोई के महिला अस्पताल में चोरी के आरोप में एक युवक को बेरहमी से पीट डाला गया और इस युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया है। तीमारदारों के साथ अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक की पिटाई की है। इस युवक को पहले खंबे से बांधा गया और उसके बाद पीटा गया। पिटाई का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक पर केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। देखिए किस तरह से इस युवक को पीटा गया। महिला अस्पताल में चोरी के आरोप में ये पिटाई की गई है। लोगों ने पहले इस युवक को पकड़ा, खंबे से बांधा और इसकी बुरी तरह पिटाई की गई। बाद में पुलिस इसको अपने साथ ले गई। जमीन पर लिटाकर लात भूसे इस पर बरसाए गए, फिर इसे बांधा गया, वहां इसकी पिटाई की गई और आखिरकार पुलिस बाद में इसे अपने साथ ले गई। ललितपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की हद पार हो गई। यहां पर एक शख्स को महज 5 मिनट के अंदर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज दे दी गई। मामला सदर कोतवाली इलाके के रावरपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का, जहां पर वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को यह पता नहीं था कि वैक्सीन की एक डोज लगती है या फिर 2 डोज लगती है। ऐसे में जब उसे महज 5 मिनट के अंदर वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी गई तो शख्स ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब इस शख्स घर पहुंचा तो इसे पता चला कि वैक्सीन की एक ही डोज उसे लगनी थी। ऐसे में यह घबराकर वापस सीएमओ के पास पहुंचा, जहां सीएमओ ने इसे आधे घंटे अपने पास बिठाने के बाद इमरजेंसी में भेज दिया। सीएमओ का दावा है कि लखनऊ से इसकी जानकारी ली गई है और इसकी वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, इस तरह का अंदेशा भी है। वही सीएमओ ने इस मामले में गलती दोनों ओर से होने की बात कही है। साथ ही कहा कि जिस एएनएम ने यह लापरवाही की है उसके खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा कर के 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीएमओ साहब इसको मानवीय भूल कह रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बांदा में जहरीली शराब के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है और शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जहरीली शराब से मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। जालौन में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर सभासद बिना मास्क लगाए दिखाई दिए। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी मास्क नहीं लगाया, जबकि वो शहरवासियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर। ललितपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की हदें पार कर दी गई। यहां पर एक शख्स को महज 5 मिनट के अंदर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। मामला सदर कोतवाली के रावरपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का है। सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह और ट्रक इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद ने भोपा रोड पर मौजूद विजय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान 7 डिब्बे नकली दवाइयां यहां से बरामद हुई हैं।
कोरोना में दी जाने वाली नकली दवाइयां मिलने से सनसनी फैल गई। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद में छापेमारी होने के बाद मुजफ्फरनगर में लिंक निकलने पर जिला प्रशासन की टीम विजय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी। यहां पर 7 डिब्बे नकली फेविमैक्स 400 mg के बरामद हुए। आपको ये बता दें कि 5 तारीख को मेरठ में छापेमारी हुई थी। छापेमारी मेरठ में हो चुकी है, वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। और उधर आगरा में मारपीट में एक महिला की जान चली गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला कमलानगर थाना क्षेत्र का है। तो ये वो महिला जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मारपीट के दौरान जिसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कमलानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला से मारपीट की गई और उस महिला की जान चली गई। अलीगढ़ की महिला राज्य आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही और मोबाइल को बड़ी समस्या बताया। साथ ही उन्होंने लड़कियों को मोबाइल ना दिए जाने की अपील की है। उनका कहना है कि परिवार के लोग लड़कियों के मोबाइल पर नजर नहीं रखते हैं और वो लड़कों से बात करती हैं और फिर उनके साथ अपराध होते हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य का बेतुका बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोबाइल उनके पास होता है तो लड़कों से बात करते हैं और उसके बाद अपराध करते हैं। मीना कुमारी खुद महिला है और महिला होने के बाद भी महिलाओं के लिए उनकी इस तरह की सोच और इस तरह की बात हैरत में डालती है। तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। इतने संवेदनशील पद पर बैठने के बाद असंवेदनशील बयान, ऐसे में कहीं ना कहीं मंथन इस बात पर भी होना चाहिए कि क्या इस पद पर ऐसे अगंभीर व्यक्ति को रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मौत की मॉकड्रिल करने वाले पारस अस्पताल के खिलाफ राजू सिंह यादव नाम का एक पीड़ित सामने आया है। राजू ने यह आरोप लगाया है कि रिंकू यादव नाम के उसके परिजन को ऑक्सीजन देने से पारस अस्पताल में मना कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। राजू ने 17 मई को एसएसपी से शिकायत भी की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शामली के लिसाड़ गांव में कोरोना से एक दंपति की मौत हो गई, जिसके बाद उनके घर में 3 बच्चे अकेले रह गए। ऐसे में सहारनपुर कमिश्नर और जिले के डीएम ने बच्चों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जेवर एयरपोर्ट को लेकर मेरठ मंडल के कमिश्नर ने उन 7 गांवों का दौरा किया जो एयरपोर्ट की जद में आ रहे हैं। कमिश्नर ने ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आगरा मंडल में उच्च अधिकारी शराब और बियर की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए निकले। आईजी नवीन अरोड़ा और कमिश्नर अमित गुप्ता ने डीएम और एसएसपी के साथ शराब की दुकान का बारीकी से निरीक्षण किया। कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल और उसके साथी सुभाष को एसटीएफ नोएडा बागपत लेकर पहुंची। रमाला पुलिस ने धर्मेंद्र और सुभाष की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद कराया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और सुभाष समेत 4 बदमाशों ने दिसंबर में किरठल गांव में इरशाद नाम के शख्स की हत्या की थी। मेरठ में सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया। साथ ही आरोपी के पास से 3 लग्जरी कार बरामद की गई है। गिरोह के 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कासगंज पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। इस दौरान फैक्ट्री चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से पुलिस ने कई बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने का सामान भी मिला है। हाथरस के थाना चंदपा और थाना हाथरस की पुलिस ने एसओजी टीम के साथ गौ तस्करों से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए।
मुजफ्फरनगर में एक मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीट दिया। जिला अस्पताल के बाहर मोबाइल चोर की हर आने जाने वाले ने पिटाई की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई। मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पाकबाड़ा थाना इलाके के उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां पर लड़का लड़की के साथ जाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। एटा में पुलिस लाइन में सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सिपाही ने पेड़ पर गमछे से फांसी लगा ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिरोजाबाद में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही चौकीदार की हत्या तक कर डाली। सूचना पाकर एसपी ग्रामीण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी में एक बच्चा डूब गया। बताया जा रहा है कि दो बच्चे भैंस चराने के लिए गए थे और नदी पार करने के दौरान दीपांशु नाम का बच्चा नदी में डूब गया। गोताखोर बच्चे की तलाश में जुटे रहे, वहीं परिजनों का बुरा हाल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से आई है, जहां पर विजिलेंस टीम ने पिरान कलियर दरगाह में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दरगाह प्रबंधन हारून को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सुपरवाइजर को पिछले दिनों नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन दोबारा बहाली और सैलरी के लिए दरगाह प्रबंधन ने उसे 1.5 लाख रुपए की उसे मांग की थी। सुपरवाइजर ने रकम किश्तों में देने की बात कही और इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से कर दी गई। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने आरोपी को मौके से रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। तो हारून को गिरफ्तार कर लिया है और विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते उसे पकड़ा है। पिरान कलियर दरगाह का प्रबंधक है ये, जिसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा हाथ नीचे कर दो। तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 10 से 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। खराब खड़े ट्रक में पीछे से बस ने टक्कर मारी है। हाईवे स्थित छलेसर के पास खराब खड़े कैंटर में आगरा फोर्ट डिपो की कानपुर से आगरा आ रही बस पीछे से जा घुसी है और बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है घायलों को और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। तो ये एक्सीडेंट साइट, जहां पर एक खराब खड़े ट्रक में पीछे से बस ने टक्कर मारी। यूपी रोडवेज की बस कितनी बुरी तरह जा भिड़ी ट्रक से, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 10 से 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एसएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, लेकिन 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए, ये वो ट्रक है जो कि खराब था और उस जगह पर खड़ा था। पीछे से तेज रफ्तार आ रही बस पूरी तरह से इस ट्रक में जा घुसी, इससे टकरा गई। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और करीब 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 2 दिन की छूट के बाद आज फिर से उत्तराखंड में बाजार बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी और दूध दही की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी और अब 11 जून को फिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाजार खुलेगा। आपको ये बता दें, प्रदेश में 15 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस गिर रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 513 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की कोरोना की वजह से 24 घंटे में ही मौत हुई। हालांकि 3088 मरीज ऐसे रहे जो पूर्णतः स्वस्थ हुए और अपने घरों को वापस लौटे, डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,35,478 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,13,379 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 9,258 एक्टिव केसेस है, जबकि कुल 6,849 लोगों की अब तक कोरोना से जान गई है। वहीं 8,386 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ये बैकलॉग है। एक्टिव केसेस 9,258 है इस वक्त प्रदेश में। उत्तराखंड में 6,849 लोगों की उत्तराखंड में ही मौत हुई है। 8,386 सैंपल आना बाकी है। ये सिस्टम का एक फेलियर, ये आंकड़ा दर्शाता है कि
टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो कितनी धीमी है, सैंपल ले लिए जाए, सैंपल्स कलेक्ट भी कर लिए जाए तो उनकी रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग सकता है। 8,000 से ज्यादा बैकलॉग ये सवाल खड़े करता है। रिकवरी रेट बीते 24 घंटे में अच्छा रहा है। और अब एक खबर जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। चाइनीज ऐप के जरिए हजारों लोगों को करीब 250 करोड़ की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करने के बाद अब इस मामले में श्रेय लेने की देखिए किस तरह होड़ लग गई है। दिल्ली पुलिस ने आगे आकर साइबर ठगी के इस मामले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। हालांकि साइबर ठगी के इस मामले का खुलासा 8 जून को उत्तराखंड पुलिस ने किया था, पर दिल्ली पुलिस का श्रेय लेने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी ट्वीट करके दिल्ली पुलिस को हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दे दिया है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पर उत्तराखंड के डीजीपी ने क्या कहा। देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड का केस है जो पूरे देश भर में फैला है और देश भर के लाखों भोले भाले लोगों को के साथ इसमें धोखाधड़ी की गई है। कुल मिलाकर के एक पावर बैंक ऐप के माध्यम से ये लोग कहते थे कि हम जो है इसको आप डाउनलोड करें, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा स्टार्टअप्स के थ्रू बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। ठीक है, किंतु वो स्टार्टअप कुछ नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस जीता और जब लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये गायब हो गए। इस प्रकार अगर हम देखते हैं जो ऐप को देखने से करीब 10 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया। हमारा तो कहने का ही मतलब है कि भाई पूरे देश के लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और पहली बार हमारी पुलिस ने इसको जो है एक प्रकार से उजागर किया है, पूरे देश के सामने खोल के रखा कि ऐसा फ्रॉड चल रहा है। तो हम ये बाकी पुलिस को भी, हर स्टेट पुलिस को आगे आकर के अब जो विक्टिम्स हैं उनको राहत दिलानी चाहिए और इसमें हर जगह केसेस रजिस्टर होकर के ये जो विभिन्न लोगों ने अलग अलग कंपनियों के माध्यम से लोगों से फ्रॉड किया, पैसा जो साइफन ऑफ हुआ है, ये 250 करोड़ तो अनुमान है, मुझे लगता है 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। पर पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, उत्तराखंड पुलिस नंबर 1 है कानून व्यवस्था के मामले में, लेकिन इस मामले में खुलासा एक्चुअल किसने किया? क्योंकि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने किया, उत्तराखंड पुलिस कह रही है कि हमने किया। किसने किया है खुलासा? बिल्कुल राजू, देखिए इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने जिस फैसला लेने की होड़ मची है उससे कहा जा सकता है कि पुलिस भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आगे आ रही है। पहला जो खुलासा हुआ है ये अपनी पुलिस द्वारा किया गया है। हालांकि ये बात सही है कि उत्तराखंड पुलिस ने आगे आकर पहले कार्रवाई की थी, क्योंकि हरिद्वार के श्यामपुर और कनखल थाने में ये मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसी के आधार पर उत्तराखंड पुलिस ने नोएडा से पवन कुमार के आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद यहाँ पर खुलासा किया गया था। ये बात सही है कि उत्तराखंड पुलिस ने इसमें पहला खुलासा किया है और दिल्ली पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की, तो ये कार्रवाई भी तारीख को ही दिल्ली में की गई थी। तो इस बात को लेकर अब दोनों में श्रेय लेने की बात फंसी है। लेकिन इससे अलग बात राजीव ये है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, 250 करोड़ से ऊपर का इसमें घोटाला किया गया है, ये कैप के जरिए तमाम लोगों को इसमें लूटा गया है। तो निश्चित तौर पर दोनों मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो भी और आरोपी होंगे, चाहे वो चाइनीज नागरिक हो या फिर यहाँ के बाहर के नागरिक हो, उन पर कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा सकती है, क्योंकि 10 लाख लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के बाद। और विस्तार से उत्तराखंड के डीजीपी ने भी ये बात बताई कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि शुरुआत में ये लोग इन्वेस्टमेंट करवाते थे और लोगों का कॉन्फिडेंस भी जीता, लेकिन जब लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया तो बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने यही अनुमान लगाया कि आज से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है, बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जून तक प्रदेश में लगातार कई जगहों पर बारिश की आशंका जताई है और आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी में भी इजाफा हो सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।